बिहार विधानसभा चुनाव से पहले स्वर्ण समाज आयोग का हुआ गठन। वरिष्ठ समाजसेवी मनीष रॉय के आवास पर पहुंचे स्वर्ण समाज आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह। बक्सर में पहुंचते उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि स्वर्ण समाज आयोग में पिछड़ा एवं मत पिछड़ा को बहुत राहत मिलने वाली है और विधानसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। महाचंद्र ने कहा कि इस देश में सवर्णों का नाम लेने में पॉलिटिकल पार्टी हिचकती है। अडानी के बाद पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले, जिन्होंने कलेजा तान करके सवर्णों में निमित्त निधन लोगों की मदद करेंगे। उनको संविधान का संशोधन कर आरक्षण की व्यवस्था की 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया, उसका लाभ भी मिल रहा है। इस आयोग के तहत देखेंगे कि कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर हैं। नहीं, मैं तो पटना से चला हूँ, सीधे उत्तर प्रदेश की यात्रा में हूँ। इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, किसानों के प्राण, किसानों को भगवान मानने वाले परम पूज्य स्वामी सहजानंद जी की पुण्यतिथि है उत्तर प्रदेश में। मैं वहीं जा रहा हूँ और बीच में ये भी कर्मभूमि रही स्वामी सहजानंद जी की। इच्छा हुई कि यहाँ भी अपने से आप सबसे मिलते जाऊँ। उसी क्रम में मैं बक्सर हो गया हूँ, यहाँ से फिर निकलूँगा। तो सर, किसानों की बात आप कह रहे थे, लेकिन यहाँ लगातार किसान आंदोलन चल रहा है चौसा में। इसको लेके सरकार मतलब क्या सोच रही है? देखिए, आंदोलन का तो लोकतंत्र में हक होता है मौका करने का, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद पहली सरकार भारत सरकार की है जिसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने जो किया है किसानों के लिए, किसान खुशहाल हो, किसान की आमदनी दुगनी हो, इसका लगातार प्रयास और कई तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया किसानों के लिए। इसका लाभ सीधे किसानों को मिल रहा है। अब छोटी सी बात करें, उन्हें किसान सम्मान योजना दिया साल में। अब उसका देख रहे हैं, आप ही लोग लिखते हैं, इसकी उपयोगिता इतनी बढ़ गई कि उस पैसे से किसान समय पर बुआई कर ले रहे हैं, समय पर कटाई कर रहे हैं। इस तरह की योजनाएं, सिंचाई का हो या कई तरह की दर्जनों योजनाएं जो चली है भारत सरकार की, उसका लाभ किसानों को मिल रहा है और किसान खुशहाल हो रहा है। तो जो लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं या वहाँ भी बाहर भी आंदोलन करते हैं, तो क्या उन तक बात आपकी नहीं पहुँच पाती है? नहीं, मैंने कहा ना कि ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग अपनी बात रखते हैं, तरीका है। हम सब भी जब सदन में, हम तो आप बतावें, अपनी बात हमने रखा, स्वामी सहजानंद की प्रतिमा लगे पटने में, और अंत में मैं सदन में अनशन की बात कर दिया हाउस में। और तब रातों रात, याद यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय, आज नहीं है, माननीय सुशील मोदी जी थे, रातों रात जाके किसान वहाँ श्री कृष्णा नगर में उन्होंने शिलान्यास कर दिया। और आज हमें प्रसन्नता है कि दूसरे दिन ही मूर्ति का शिलान्यास हुआ और स्वामी सहजानंद की 14 फीट ऊंची मूर्ति लग गई। हमने खुद आंदोलन किया था, हमने अनशन की अल्टीमेटम दे दिया, सदन में हो गया। ये तो लोकतंत्र, यही है खूबसूरती लोकतंत्र। इसलिए होना चाहिए, कोई सरकार करेगी तो निश्चित रूप से नियम कानून से हर चीज़ होता है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी जरूर हो जाती है लोगों के ध्यान आकृष्ट करने पर। ये तो वही बहुत। सर, आपने कहा कि आपकी कर्मभूमि रही है बक्सर, और बक्सर के पूर्व सांसद जो है, निवर्तमान सांसद अश्विनी चौबे जी, या और भी जो लोग जब तक सत्ता आपके पास रही है, कहा जाता है कि वो विकास नहीं हो पाया जिसकी दरकार थी। देखिए, विकास का तो पैरामीटर बहुत है। हमारे माननीय अश्विनी चौबे जी पार्लियामेंट में रहे, मंत्री रहे, और उन्होंने प्रयास जरूर किया कि इस बक्सर का विकास हो। अब आपको संतुष्ट नहीं कर पाए पर ये बात मैं नहीं करता, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि लोकतंत्र में हमारा हेडक्वार्टर था छपरा कॉन्स्टिट्यूंसी, हम सारण से लड़ते थे और मतदाता 36 साल तक लगातार ठोकते रहा, वही मतदाता, न जात का असर, न पात का असर, न कुछ नहीं। चूँकि ये बात सही है कि काम तो हमने किया, वो दिखता भी। आज भी वहाँ का प्रतिनिधित्व तो मैं अभी तत्काल नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। कोई गली छपरा का जाकर देखिए, जहाँ हमारा महाचंद्र सिंह का शिलापट नहीं लगा। यूनिवर्सिटी को मैंने बसा दिया, जेपी यूनिवर्सिटी को 242 एकड़ भूमि अधिग्रहण करवा दिया और बिल्डिंग बनी, उसमें हमारी भूमिका रही, सब जानता है वहाँ। और यूनिवर्सिटी को कैसे कैसे क्या किया,
और शहर में जो किया तो वो तो दिखने लगता है। लेकिन अन्य जगहों पे पूरी कंस्टिट्यूंसी में किया, अश्विनी चौबे जी काम किया है, वो किस एंगल से और लोग देखते हैं या वो देखते हैं, लेकिन काम हुआ है। कई टर्म से उनको लोगों ने मदद किया और भारतीय जनता पार्टी के वो बड़ी प्रभावी और बड़ी नेता हैं। निश्चित रूप से उनका प्रयास हुआ है कि कैसे इसका हम विकास कर पाए। स्वर्ण आयोग का गठन हुआ, उसके आप अध्यक्ष बने, क्या लगता है राजनीतिक दृष्टि से इसको देखा जा रहा है? देखिए, सवर्ण आयोग तो बना है दलित का भी, पिछड़ा का भी, अति पिछड़ा का भी, और सवर्ण आयोग भी बना है जिसको नए ढंग से लोग देख रहे हैं। मैंने चर्चा किया कि इसको कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। इस समाज को भी विकसित करने के लिए भी इन्होंने एक सोच बनाई है और जिस पर नज़र इस देश के प्रधानमंत्री जी का भी रहा है। मैं इतना आगे बढ़कर बताऊं कि इस देश में सवर्ण का नाम लेने में पॉलिटिकल आदमी की हिचकता था। आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी निकले जिन्होंने कलेजा तान कर कहा कि सवर्णों में भी गरीब को मदद करेंगे। उन्होंने संविधान का संशोधन किया और आरक्षण की व्यवस्था की। 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया, उसका लाभ भी मिल रहा है। अब ये आयोग ये भी देखेगा कि उस लाभ में कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, ये सब भी हम लोग देखेंगे, करेंगे। अच्छा, जिस तरह से कांग्रेस लगातार कह रही है कि 10% से ज़्यादा आबादी नहीं होगी सवर्णों की और वो बहुजनों का हक मारते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे सवर्ण भी ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है और उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं, या फिर वो निर्धन है, गरीब है, जो आप बता रहे थे? निर्धन गरीब तो मैंने कहा ही, इस समाज में, समर्थ समाज में दोनों पैरामीटर सामने है जी। एक बहुत धन संपत्ति वाले भी लोग हैं, बहुत लिमिटेड लोग कहते हैं कि बहुत धनाढ्य है, और ऐसे भी हैं नीचे स्तर में जो हमारी आबादी है और आबादी ज़्यादा है। 49% सवर्ण समाज गरीबी रेखा से नीचे है। दोनों टाइम को भोजन में कठिनाई हो रही है और 90-91% सवर्ण में ऐसे हैं जिनको कोई सवारी नहीं है। ये गैप है, जिनके पास 10 गाड़ियाँ भी हैं, बहुत विशाल मकान है, सब कुछ है, तो इसी समाज में ये भी है। निश्चित रूप से आयोग इन तमाम मुद्दों पर विचार करेगी। हम लोग बैठेंगे, इस पर विचार करेंगे कैसे इसका हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं, वही इस पर निर्णय भी होगा। माननीय मुख्यमंत्री से बातें हैं, सवर्णों के हित में भी अच्छे फैसले होंगे। बहुत काम में बहुत अच्छे फैसले और उपयोगी फैसले